हेलो स्टूडेंट्स। पानी पानी हर जगह, लेकिन फिर भी पानी की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया ही नहीं, अगर हम इंडिया के साथ साथ आसपास की कंट्रीज, इवन यूएसए, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज, इनके बारे में सोचे तो ये भी पानी की कमी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, जिसको रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और जिसको हम रिप्लेनिश उस रेट से नहीं कर रहे हैं जिस रेट से उसको यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश उसी रेट से करते रहें जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं तो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑलरेडी हमारे जो साउथ इंडियन पार्ट है, स्पेशली लास्ट ईयर आपने बेंगलोर क्राइसिस देखा, वहां पे वाटर का इतना क्राइसिस हुआ कि अलग अलग जगह से, चेन्नई से या फिर दूसरी जगह से वहां पे वाटर की ट्रेन वहां पे पहुंचानी पड़ी, तब जाके वहां पे पीने का पानी अवेलेबल हो पाया। अब हम सुनने को आ रहा है कि हमारे जो पंजाब वाले एरिया है, हरियाणा वाला जो एरिया है, कुछ पार्ट दिल्ली के अंदर में भी फिर से वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम जनरेट हो गई है और धीरे धीरे ये वाटर स्कैरसिटी इतनी बढ़ सकती है कि हो सकता है पीने के पानी के लिए भी हमको तरसना पड़े। डेफिनेटली इसके बहुत सारे कारण हैं, स्पेशली जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। हालांकि हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे अर्थ के ऊपर अगर आप देखेंगे 71% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, फिर भी हम उस पानी को पी नहीं सकते। इस वीडियो हम देखेंगे इसके अंदर कि हम कितना पानी है जो हम पी सकते हैं, यानी हमारे ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट क्या कहती है, इंडिया के जो नीति आयोग ने जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बताया है उसमें क्या कहा गया है, इसके क्या क्या रीजन है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में, अकॉर्डिंग टू द इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, इसको दोबारा से अभी एक तरीके से आप बोल सकते हैं दोबारा से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिल रही है पानी की। ऐसा बताया गया है कि इस रिपोर्ट में टोटल जो 31 बड़े बड़े एक्वीफर्स है, बहुत बड़े बड़े वाटर रिचार्ज वाले, आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में एक्वीफर एक तरह के बड़े वेल्स होते हैं जिसको डिग करके अंदर से पानी निकाला जा सकता है। ये ऐसे ऐसे बड़े रीजन्स हैं जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है और कम ही डिस्टेंस पे वहां से पानी निकाला जा सकता है। ऐसे जो दुनिया में 31 एक्वीफर्स हैं, बड़े एक्वीफर्स हैं, मेजर एक्वीफर्स हैं, उसमें से 27 रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। जिस हिसाब से उसको यूज किया जा रहा है उस हिसाब से उसको रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। तो 31 में से वर्ल्ड्स मोस्ट एक्वीफर, जो बड़े एक्वीफर्स हैं, वो डिप्लीटिंग फास्ट रेट से हो रहे हैं, बट रिप्लेनिश उस रेट से नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली ये धीरे धीरे इनके अंदर में पानी खत्म होता चला जाएगा और ये इतने बड़े एक्वीफर्स हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज को, पूरा सिटीज को पानी प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए अगर ये डिप्लीट हो गए तो पूरा का पूरा सिटी वाटर स्कैरसिटी के अंदर में आ जाएगा। 78% पंजाब में अगर हम बोले तो एक्वीफर्स और वेल जो थे वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ज्यादा उनको यूज किया जा रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर भी पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है। आप जानते होंगे कि ग्राउंड वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको रिप्लेनिश करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो रिप्लेनिश करने के जो तरीके हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वो मीडियम हम उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा जनरेट हो रही है। एक बहुत ही शॉकिंग अगर हम डेटा देखें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 25% वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर खुद ही यूज करता है। तो आप सोचिए ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया के आसपास होगी, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर में हम देख रहे हैं कि यहां पे 25% पूरा वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर इंडिया ही उसको यूज कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं डेफिनेटली, बट क्या कारण है इसको देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ द ग्राउंड वाटर, अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड्स टोटल का 25% हम ही यहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है, डेफिनेटली वो तो एक रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमें अगर इसको माने तो 25% एक बहुत बड़ा वैल्यू है। इसके रीजन एग्रीकल्चर भी हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो इस तरह के हमें कुछ डेटा देती है, बहुत ही घबराने वाले डेटा है। तो इंडिया को अभी बहुत ही सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है, आप जानते ही होंगे, नीरा जैसे प्रोग्राम लेकर आई हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स है जिसमें हम वाटर रिप्लेनिश के ऊपर में काम कर रहे हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं, फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और हो सकता है धीरे धीरे करके हम यहां तक पहुंच भी जाए। लेकिन अभी की सिनेरियो जो है वो थोड़ा डराने वाला है। अगर हम इंडिया के नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट देखें, जो कि उन्होंने 2008 से देना स्टार्ट किया था, उससे पहले रिपोर्ट नहीं आती थी। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने 2018-19 का जो रिपोर्ट दिया है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1951 में जो पर कैपिटा यानी एक पर्सन को पूरे जो वाटर अवेलेबल था वो था 5177 मीटर क्यूब। एक साल में इतना पानी उसको अवेलेबल था। लेकिन 2021 आते आते ये पानी की क्वांटिटी जो है ये 1500 मीटर क्यूब ही रह गई है। आप सोचिए, लगभग 70 इयर्स के अंदर में हमने इसको लगभग 3 टाइम्स कम कर दिया है। यानी 3 गुना पानी कम हो गया है हमारे इन 70 सालों के अंदर में। स्पेशली ग्राउंड वाटर, जो अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो, और जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन सबसे ज्यादा हुआ है। यानी एक पर्सन को अभी इतना पानी अवेलेबल है, अब वो इससे क्या करे आप सोचिए। इसके अंदर में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है, इसके अंदर में थर्मल पावर प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। यानी अगर हम टोटल अवेलेबल पानी को हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो लगभग इतना आएगा। और प्रोजेक्टेड है 2050 में कि ये जो पानी की क्वांटिटी है 1140 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर ना पहुंच जाए। और अगर ये ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि इंडिया जो है वाटर सीवियरिटी वाली कंडीशन के अंदर में पहुंच जाएगा। यहां पे बिलो 1000 होने का मतलब है वाटर स्कार्सिटी लाइन। इसके बाद हमें हर चीज के लिए पानी बहुत ज्यादा रेट पे खरीदना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स रह जाएं जहां पे हम पानी यूज ही ना कर पाए, और हम डेली जो वॉशिंग करने वाले और डेली यूज वाले जो हमारे पानी के जो यूजेस होते हैं, शायद उसको भी हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। पीने तक का पानी बहुत ही ज्यादा महंगा हमें मिलेगा अगर हम ये सिचुएशन को क्रॉस कर जाते हैं तो, जो कि ऐसा लगता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कि 2050 के बाद शायद ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में एक लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमने रिप्लेनिश किया पानी तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो ज्यादातर चांस है किसी ना किसी रिसोर्स की वजह से होगा, और उसमें जो सबसे बड़ा रिसोर्स आज के टाइम में देखने को मिल रहा है वो है एनर्जी रिसोर्स एंड द वाटर रिसोर्स। या तो लड़ाई एनर्जी की वजह से होगी या लड़ाई वाटर रिसोर्स की वजह से होगी, और हमें लगता है कि वाटर रिसोर्सेज इसकी प्रॉब्लम सबसे पहले यहां पे जनरेट हो सकती है। बात करें कि हम वाटर को कहां कहां पे यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूसेज जो वर्ल्ड में वाटर का होता है, कहीं भी अगर होता है तो एग्रीकल्चर में होता है। लगभग 75 से 80% यूसेज तो वाटर का इसी के अंदर हो जाता है। इंडस्ट्री, जिसमें हम थर्मल पावर प्लांट और इन सब को भी अगर इंक्लूड कर लें तो 15 से लेकर 18% तक पावर इलेक्ट्रिसिटी का यूज, वाटर का यूसेज होता है। डोमेस्टिक यूज जो होता है वो सिर्फ 5 to 7% होता है। यानी डोमेस्टिकली जो हम घर में यूज करते हैं वो 7% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का यूसेज हो रहा है एग्रीकल्चर में। अब आप सोचिए वाटर का यूसेज अगर एग्रीकल्चर में हो रहा है और एग्रीकल्चर में हम फ्लड इरिगेशन अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें ड्रिप इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को यूज करना चाहिए। आगे अगर हम देखें इसमें तो कितना पानी है अर्थ के ऊपर, जितना भी टोटल हमारे पास वाटर है उसमें से 96.5% वाटर, 96.5% वाटर तो सिर्फ ओशन में है। सलाइन वाटर है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली पी नहीं सकते। रिमेनिंग अगर हम फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, उस फ्रेश वाटर में जितना भी रिमेनिंग बचा हमारे पास 3.5%, उस 3.5% का 70% ग्लेशियर और आइस शीट की फॉर्म में डिपॉजिटेड है जो हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। 30%
जो टोटल फ्रेश वाटर है उसका 30% ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर हम 0.49 यानी अगर इन सबको मिलाएं तो 100 आना चाहिए। 0.49 अगर हम परसेंट अप्रोक्सीमेटली देखें तो अप्रोक्सीमेटली 70% इनमें, अप्रोक्सीमेटली 30% इधर, और अप्रोक्सीमेटली 0.5% रिवर, लेक, स्वाम्स यानी जो वेटलैंड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। ये वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें भी सिर्फ मेनली रिवर, और वो भी कितना परसेंट, 0.2%, यानी 0.49 में से 0.2%, यानी इसका सिर्फ आधा ही हमारे ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अलार्मिंग स्टेज है ये, हमें इस स्टेज पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इंडिया का दूसरा अगर डेटा देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो 4% के आसपास जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में जो रेनफॉल होती है वो 4% इंडिया में होती है। हालांकि इंडिया 2.4% एरिया कवर करता है, 18% पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, लेकिन जो रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर में वो 4% होती है। वहीं पे अगर हम एक और डेटा देखें तो इंडिया के पास रेनफॉल पर एनम एवरेज 114 सेंटीमीटर है, कहीं पे 1080 होती है मेघालय में, और कहीं कहीं पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर राजस्थान वाले एरिया में होती है। दिल्ली वाले रीजन में 70 के आसपास की रेनफॉल होती है, उत्तर प्रदेश में 210 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल होती है, आसाम में 180 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल होती है। लेकिन जो साउथ इंडिया है डेफिनेटली वहां पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होती है, कहीं पे 50 सेंटीमीटर, कहीं पे 60 सेंटीमीटर, ऑन एन एवरेज 114 सेंटीमीटर। वहीं पे इजराइल के अंदर अगर हम देखें तो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अब आप अगर देखें तो इंडिया के अंदर 114 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के बाद भी वाटर स्कार्सिटी में है, इजराइल के अंदर में 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के बाद भी स्कार्सिटी नहीं है। तो मेन चीज है कि हमें मैनेजमेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और इस चीज को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव लेते हुए कि एक अलार्मिंग स्टेज है, हमें अभी तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि इजराइल के पास हमसे 1/4 टाइम यानी 4 गुना पानी कम है, हमारे पास 4 गुना ज्यादा है, तब भी उनके पास वाटर स्कार्सिटी नहीं है क्योंकि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। तो हम उनसे जो ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था, और उनसे बहुत सारी फैसिलिटी जो टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक्स हमने वहां से ली थी। अब हमें और भी चीजें जो है, क्योंकि अच्छी चीजें सीखने में कोई गलत नहीं है, किसी से भी हम इसे सीख सकते हैं। तो इजराइल एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर मैनेजमेंट का, कम वाटर में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्टिविटी लाई जाए, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए इंडिया के अंदर। एक स्वीडिश एक्सपर्ट थे फॉकलमैन मार्क, इन्होंने बोला था कि वाटर स्ट्रेस जो है अगर 1000 से 1600 सेंटीमीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर होता है तो वो एक वाटर स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वाटर और डैम्स के बारे में बोला था कि डैम आर दी टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाने चाहिए ताकि प्रॉपरली कैनाल सिस्टम के थ्रू हर एक पॉइंट तक हम वाटर पहुंचा सके, और कैनाल सिस्टम वाटर रिप्लेनिशमेंट में, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं। अब बात करते हैं क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, इतना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा वाटर का यूसेज, अननेसेसरी वाटर का यूसेज बढ़ता चला जाएगा। आप अगर जानते होंगे तो विलेजेस के अंदर में मॉपिंग वगैरह, झाड़ू पोछा जो है वो ना भी अगर आप करेंगे तो कुछ दिन तक हमेशा नॉर्मल रहता है, ज्यादा गंदगी नहीं होती है। लेकिन शहरों में जहां पे डस्ट और ये बहुत ज्यादा होती है तो आपको मॉपिंग और ये करनी पड़ती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कॉन्क्रीटाइजेशन। जितना हम ज्यादा कंक्रीट यूज करेंगे वो ग्राइंडिंग प्रोसेस से धीरे धीरे एयर में आएगा, पॉल्यूशन पार्टिकल्स जो वो चिपक जाते हैं हमारे सरफेस पे, डेफिनेटली क्लीनिंग करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अर्बनाइजेशन में वाटर का यूसेज क्यों ज्यादा हो रहा है। हम जितने ज्यादा कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जितने ज्यादा आईटी सेक्टर्स के जितनी भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, उन सर्विसेज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कोल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होगी, और थर्मल पावर प्लांट जितना ज्यादा चलेंगे उतना ही ज्यादा वो पॉल्यूशन करेंगे, उतना ही ज्यादा रेनफॉल पैटर्न को डिस्टर्ब करेंगे। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इसका रीजन है।
नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ा रीजन है। थर्मल पावर प्लांट आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा वाटर यूज करने वाला सेक्टर है। ऐसे ही पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा यूज करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वाटर को यूज करती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा रिप्लेनिश नहीं करते हैं, लेकिन वो वहां से रिमूव ज्यादा कर लेते हैं। एनुअल्स जो हमारा प्रेसिपिटेशन का पैटर्न है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो चेंज होता जा रहा है, इस वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश या रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। बहुत ही ज्यादा हम कई बार इरिगेशन प्रॉपर स्टडी करने के बाद में, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर में 86% फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स। वो मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से कम है, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एग्जैक्ट अमाउंट जितना वाटर को इरिगेशन में हमें चाहिए उतना अमाउंट ना देते हुए कई बार ये ज्यादा दे दिया जाता है, और ज्यादा पानी देने की वजह से वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। फ्लड इरिगेशन फैसिलिटी हम यहां पे यूज करते हैं, यानी हम प्रॉपर पाइप लगा के खेतों में पाइप से पानी नहीं देते हैं, ड्रिप इरिगेशन सरफेस ऐसा नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक डायरेक्ट एक चैनल होता है और पूरे खेत में एक 11 इंच का स्लोप देने के बाद में हम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वो अपना धीरे धीरे अपने पास अपने आप पानी भरता चला जाता है। लेकिन ऐसे में पूरे खेत में प्रॉपर पानी पहुंचाने में बहुत ज्यादा वाटर का यूसेज हो जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि अगर पूरे साल में एक प्लांट को अगर 20 लीटर वाटर चाहिए होगा तो हम उसे पूरे साल में 10,000 लीटर से ज्यादा देते हैं। यानी कहां पे 20 लीटर और रिक्वायरमेंट 20 लीटर की है, लेकिन अगर हम इस तरह की जो इरेगुलर प्रैक्टिसेस या फिर आपका इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस करेंगे एग्रीकल्चर में, तो हमारी जो 10,000 लीटर हमें उसको देना पड़ता है। अब रिक्वायरमेंट अगर 2 लीटर की थी, 20 लीटर की थी, तो हम 20 लीटर ही देते तो डेफिनेटली हमारा जो मैक्सिमम वाटर था वो बच जाता था डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप में अलग अलग तरह का जो वाटर बेस्ड सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है, दूसरे ग्रुप में एक दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप रहता है। ये ग्रुप नंबर है 1, ये ग्रुप है 2, और यहां से एक रिवर अगर यहां से क्रॉस होती है, ग्रुप 1 जो है ग्रुप 2 को लाइक नहीं करता, तो इस केस में वो क्या करता है कि यहां का जो वाटर है यहां तक ट्रांसफर नहीं होने देता है और उसका वाटर अपने ही एरिया में स्टोर कर लेता है। तो रिवर इंटरलिंकेज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अलग अलग सेक्टर के ग्रुप जो है उनमें प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कई बार वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन, डेफिनेटली पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ती चली जाएगी। थर्मल पावर प्लांट, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन ये सब बढ़ेगा, थर्मल पावर प्लांट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और थर्मल पावर प्लांट अपने कूलिंग टावर्स के थ्रू पानी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक क्रॉप के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो पास्ट में होती थी उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और जितनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा ग्राउंड से ही इस पानी को निकाला जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बहुत बड़ा एक तरीके से रीजन है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा रेट से कम होता जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कंज्यूम मोर वाटर, इसलिए हमें जीरो बजट नेट फार्मिंग वो अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्टली अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहां पे भी हमें सोचने की जरूरत है। पंजाब हरियाणा और यूपी वाले रीजन में अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी मंडीज का एक्सेस होने की वजह से जो सरकार वादा करती है 22 क्रॉप लेने का, उसमें से मेनली राइस और व्हीट इन सब चीजों को ज्यादा खरीदा जाता है, जिसकी वजह से वो फार्मर्स भी सोचते हैं कि जब दूसरी क्रॉप हमसे खरीदी ही नहीं जा रही है तो क्यों ना हम पैडी क्रॉप्स ग्रो करें, क्यों ना हम व्हीट ग्रो करें, जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है इजीली खरीद भी लेगी एपीएमसी मंडीज के थ्रू। जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा स्पेशली नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ज्यादा से ज्यादा ये राइस क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, व्हीट क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और ये दोनों ही क्रॉप स्पेशली राइस बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से
एपीएमसी मंडी जो है बहुत ज्यादा खरीदती है, जिसकी वजह से यहां पे पंजाब हरियाणा, जिसको आज हम ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, 50% राइस पूरे इंडिया का प्रोड्यूस करते हैं, 85% ऑफ व्हीट पूरे इंडिया का प्रोड्यूस करते हैं। इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा चैलेंज भी आ जाता है। इसी चीज को पूरा करने के लिए, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली क्रॉप भी कई बार इसका रीजन हो सकती है, टोपोग्राफी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं। कुछ टोपोग्राफी, कुछ ऐसे सरफेसेस हैं जहां पे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि इंक्लाइंड सरफेसेस अगर हैं तो वहां टोपोग्राफी ऐसी है जिसकी वजह से प्रॉपरली वाटर आप स्टोर नहीं कर सकते। कई एरिया में, जैसे कि साउथ इंडिया की अगर हम पार्ट की बात करेंगे, कुछ गुजरात महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पे हार्ड रॉक्स है, तो अगर रेनफॉल होगी भी तो पानी रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। तो आप यूज तो कर लेंगे लेकिन रिप्लेनिश करने के लिए हार्ड रॉक है और पर्कोलेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट जीरो। इसकी वजह से रिप्लेनिशमेंट पानी का नहीं हो पाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो दीज आर द मेन रीजंस बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। अब इससे क्या नेगेटिव हो सकता है? डेफिनेटली फूड इनसिक्योरिटी, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर कुछ भी अगर होगा तो उसमें वाटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। माइग्रेशन हो सकता है, लाइवलीहुड अफेक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो सकते हैं। और जो हमारी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर हम निकालेंगे तो वो अर्थ के अंदर में डिसबैलेंस होगा और वो अपनी जो एक्सिस ऑफ 4.36 अप्रोक्सीमेटली 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर वो अपनी एक्सिस टिल्ट करता जा रहा है। यानी जो अभी 23.5 डिग्री पे है वो धीरे धीरे 4.36 के रेट से पर ईयर वो टिल्ट और बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि इसमें अंदर फिर अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे जनरेट हो जाए। डेफिनेटली अब इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन पे जरूर बात करनी पड़ेगी। वाटरशेड मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा आज के टाइम में एक सॉल्यूशन है। ये अगर हम प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट करें तो डेफिनेटली इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। रिवर इंटरलिंकेज जितने ज्यादा होंगे, पानी की कनेक्टिविटी पूरे एरिया में होगी, रिचार्ज प्रॉपरली हो पाएगा, कैनाल अच्छे होंगे, तालुकास जो है हमारे, जो छोटे छोटे बोरवेल्स होते थे, जो वेल होते थे, उनको पूरा ऊपर से कवर करके, जैसा कि साउथ इंडिया में स्पेशली टेंपल टाउन का कॉन्सेप्ट है, तो टेंपल टाउन कॉन्सेप्ट और तालुकास जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। एक्वीफर रिप्लेनिशमेंट प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। तो जो बड़े बड़े ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज है उनको हमें रिप्लेनिश करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन सब चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। कैनाल इरिगेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जितना हम यूज करेंगे उतना पावर प्लांट पे कम फोर्स पड़ेगा और पावर प्लांट ज्यादा से ज्यादा हमारा जो वाटर को यूसेज नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे मेनली कारण और ये थे रिपोर्ट जो कि ये बताती है कि हमारे जो वाटर है बहुत ही फास्ट रेट से, स्पेशली ग्राउंड वाटर बहुत फास्ट रेट से खत्म होता जा रहा है। जरूरत है यहां पे कुछ चेंजेस लाने के। तो ये कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।